रहेंगे। कन्फ्यूज़न कहाँ कहाँ पे है? जैसे कि मैंने कहा कि कितने सभी धर्मों में ये समानता है। साइंस और धर्म दो अलग अलग जगह खड़े हैं। साइंस में ये हम मानते हैं कि ब्रेन सब कुछ चलाता है, और बेसिकली ब्रेन क्या है? केमिकल लोचा है, केमिकल है ना। तो साइंस ये मानता है कि भाव क्या है? ये केमिकल जो चेंज आ रहा है इसी को भाव कह रहे हैं, है ना। आप ये सब और बेहतर, हमसे बेहतर आप मानते हैं, समझते हैं। तो साइंस में ये हम मान रहे हैं कि जड़ से चेतना पैदा हुआ। ये ठीक हो गया? साइंस में हम ये मान रहे हैं कि जड़ से चेतना पैदा हुआ। एक तरफ सभी धर्मों में, भैया बच्चों की ना सेटिंग पीछे कर दीजिए, 2-4 गद्दे पीछे डाल दीजिए, और कोई सेपरेट रूम होगा तो बहुत अच्छा है ना, ताकि ये भी बेचारे परेशान ना हो, इनका भी खेलने कूदने का जुगाड़ बना रहे। दूसरा, सभी धर्मों में ये समान मान्यता है कि शरीर को चलाने वाली कोई चीज़ शरीर से अलग है। उसको किसी ने रूह कहा, किसी ने स्पिरिट कहा, किसी ने आत्मा कहा, किसी ने एनर्जी कहा, नाम अलग अलग दिए, लेकिन इस मामले में कॉमन है, सभी धर्म एक हैं कि शरीर को चलाने वाली कोई चीज़ शरीर से अलग है और वो नहीं मरती है। ये भी सब में मान्यता लगभग एक जैसी है। लेकिन ये क्या चीज़ है? जैसे पेन बोलने से प्लास्टिक और इंक का मैकेनिज्म है, तो भाई ये रूह, आत्मा, एनर्जी, ये चीज़ क्या है? मटेरियल क्या है? कहाँ से आ गया, कहाँ से बन गया, शरीर में कहाँ रहता है, कैसे काम करता है? शरीर नहीं था तो कहाँ था, है तो शरीर नहीं है। तो अभी ये ऐसे तमाम प्रश्न हमारे पास हैं जिनका कोई ठोस उत्तर हमारे पास बहुत कहेंगे कहना मुश्किल है। कोई चीज़ का ठोस उत्तर हमारे पास है, उसको फाइनली क्या मानेंगे? तो फाइनली वो आचरण में आएगा। मेरे पास थियोरीज के रूप में कुछ हो सकता है, जैसे मैं कहूँ कि साइंस ये मानता है कि ब्रेन सब कुछ है और कुछ नहीं होता है। धर्म ये कहता है कि आत्मा सब कुछ है, या आत्मा और परमात्मा सब कुछ है। मैं कहता हूँ कि कोई कहते हैं कि नहीं, दिमाग तो आदमी का घुटने में ही होता है, और कहीं कहीं एड़ी में भी आता है। ऐसे भी मैं जब कहता हूँ तो अलग अलग जगह लोग अलग अलग जगह में बताते हैं। अब वो घुटने में रहे, एड़ी में रहे, ब्रेन में रहे, कि आत्मा में रहे, कि परमात्मा में रहे, भैया तुमको जो मानना है मान लो। मैं क्या चाहता हूँ? मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि मैं अपने भीतर से भय और अभाव से मुक्त हो जाऊँ। मेरी पहचान को लेके संकट कभी क्रिएट ना हो। मेरी पहचान हमेशा जो दूसरे के कंपैरिजन में है, मेरे को इससे मुक्ति मिल जाए। मेरा अपनों के साथ जीना हमेशा सुखदायी हो जाए। ये समाज भय से मुक्त हो जाए। प्रकृति में कोई असंतुलन ना हो। अब ये घुटना मान के होता हो, गेड़ी मान के होता हो, आत्मा मान के होता हो, ब्रेन मान के होता हो, हमको तो किसी से कोई दिक्कत नहीं। मैं तो एक आम आदमी हूँ। एक आम आदमी के रूप में मैं क्या चाहूँगा? मैं तो जीना चाहता हूँ। तो फाइनली यदि मुझको लगता है कि ये ईश्वर से होगा तो मैं उसको प्रार्थना कर देता हूँ। कोई कहता है कि नहीं, ये तो ब्रेन ही सब कुछ है, तो फिर मैं लॉजिकली समझने जीने की जगह में आना चाहता हूँ। तो इन सारे प्रयासों को देखेंगे, इन सारे प्रयासों के बावजूद भी हमारा जीना तो नहीं बन पा रहा है। तो अब मैं कहता हूँ कि थियरी से काम नहीं चलेगा। बहुत थियरी पढ़ लिया, प्रैक्टिकल लाओ। तो प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल मुझको मिल जाए, हेलो, मेरी पहचान मिल जाए, हेलो 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 हेलो। अच्छा,
हेलो, दूसरा क्या है, क्या बात हो रही थी? हाँ, मुझको मेरी पहचान मिल जाए। ये मेरे भीतर जो भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता है, मेरे भीतर जो कभी मैं असफल महसूस करता हूँ, कभी सफल महसूस करता हूँ, कभी, इस सब से मुक्ति मिल जाए, मेरे अपनों के साथ ठीक से जीना हो जाए, तो मैं तो फाइनली जीना ही चाहता हूँ। अब ये जीना कैसे होगा? तो आप बताते हो कि नहीं भाई, ईश्वर सबको चलाता है, कि आत्मा सबको चलाती है, कि ये सब, ये ब्रेन सबको चलाता है। तो फाइनली अब फाइनल क्या होगा? इन 7 दिन के दौरान, हेलो, आवाज़ ज़्यादा है क्या? ठीक है, चलेगा? तो इन 7 दिनों के दौरान यदि आपको ये भरोसा होता है कि जो कुछ भी ये कहा जा रहा है ये प्रैक्टिसेबल है, और जो कुछ भी कहा जा रहा है वो लॉजिकल है, तो हमको एक नई दुनिया, एक नया रास्ता मिलेगा जिस पे कि हम चल सकते हैं। और मैंने क्या कहा, तो किसी, जब ये बात हमारी क्लैरिटी में आ जाती है, हमको स्वीकार होता है कि वो अस्तित्व का नियम एक है। ब्रेन का जो फॉर्मेशन है और शरीर का जो चलने का तरीका है, ये पूरी धरती के सभी मानव के लिए एक जैसा है। भाई, किडनी का डॉक्टर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध के लिए एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है ना? और ये भी समझ में आता है कि दुनिया में कोई ऐसा परिवार नहीं मिलेगा जो कहेगा हम अपमान पाके खुश होते हैं। सभी लोग सम्मान पाके खुश होते हैं, सभी लोग समस्याओं से मुक्ति होना चाहते हैं, भय से, अभाव से मुक्ति होना चाहते हैं। तो यदि मानसिक धरातल पर भी कहेंगे, वहाँ भी हमारी सबकी चाहत एक जैसी है। यदि शरीर के धरातल पर भी कहेंगे तो अनाटमी पूरी दुनिया में सबके शरीर, मानव शरीर की एक ही जैसी है। तो इससे समझ में आता है कि वो पूरी सृष्टि में मानव का होना। अब हमको मानव के होने के बारे में कहीं कहा गया कि भैया हिंदी, जैसे हमने हिंदू माइथोलॉजी में कह रहे हैं कि वो ब्रह्मा जी हैं, उनकी टूंडी से कमल होगा, और वो कुछ हुआ होगा, अपने को पढ़ने से, सुनने से समझ में नहीं आ रहा है। कहीं बोले वो 2 आदमी आ गए, उन्होंने गलती से सेब खा लिया, कुछ हो गया। तो हमारे पास किस्से कहानियाँ हैं, लेकिन उन किस्से कहानियों पे आज मैं, ये क्लास 7th की बेटी है, ये जितने मैंने जो कुछ भी कहा उसने जितने अच्छे से उस बात को रिकैप करके कहा, यदि यही बेटी को मैं समझाना शुरू करूँगा कि सृष्टि कैसे बनी है, तो ये उस पर सहमत नहीं होगी। ये बात ध्यान में आ रही? तो जो कुछ भी हमारे पास किस्से कहानियाँ हैं, उससे अभी का 6ठी क्लास का बच्चा सहमत नहीं होगा। दिल्ली में हम लोग लगातार दिल्ली गवर्नमेंट के टीचर्स और प्रिंसिपल्स के साथ में शिविर करते रहे, तो मेरे को एग्जाम्पल हमेशा ध्यान में रहता है। माँ बाप को लगता है कि हम बच्चों को बहुत ज्ञान दे दें, है ना, हमारा काम ही है बच्चों को ज्ञान देना। तो माँ ने हर बात पे जो भी बच्चे को पूछे, बेटा ये क्या है? बेटा भगवान ने बनाया। बच्चा भी एक दिन तंग आ गया, वो पूछा मम्मी भगवान को किसने बनाया? अब इसका उत्तर माँ को पता नहीं है, उसको भी समझ में आ गया इसकी कमजोर नस किधर है। अब बच्चा माँ से पूछता है माँ इसको किसने बनाया है? अब माँ बोले तो वो जवाब दे, तुम बोलो भगवान ने बनाया, मैं तुमको आगे बताता हूँ। बोले मैं इससे तंग आ गई हूँ, मेरे को कुछ बोलने नहीं देता है दिन भर, बीज तुम्हारा ही बोया हुआ है, तुम ज्ञान दे रहे थे उसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये हमारा ज्ञान, अब यदि जब एक लॉजिकल ज़माना आ गया, हम साइंस पढ़ने लगे, हर चीज़ को लॉजिकली समझने लगे, तो हमारी किस्से कहानियाँ यदि लॉजिकल नहीं हैं तो अभी के बच्चों के सामने अब नहीं चल पा रहा है। और बच्चों के सामने मत चले, हमारा जीना हो जाता तो भी मान लेते। यदि हमारा आचरण ठीक होता, भी उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों का टीचर्स और पेरेंट्स के प्रति विश्वास और सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? जोर से बोलो, बढ़ता हुआ, घटता हुआ? बढ़ता हुआ। ये देखो, कहाँ रहते हो आप? कहाँ से आए? उम्र के बढ़ने के साथ साथ, हो सकता है क्वेश्चन ठीक से ना सुना होगा, उम्र के बढ़ने के साथ साथ टीचर और पेरेंट्स के प्रति बच्चों का सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देता है उम्र बढ़ने के साथ साथ, कि घटता हुआ दिखाई देता है? ठीक हो गया? इसका मतलब सुधरने की जरूरत बच्चों का है कि हमको, आपको है? मेरा क्लियर ये कहना है कि यदि बच्चे माँ बाप का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो माँ बाप को सोचना होगा कि हम सम्मान के लायक हैं कि नहीं है। क्या लगता है कौन बच्चा ऐसा होगा जो अपने माँ बाप का अपमान करके खुश होता होगा? क्या लगता है, हो सकता है ऐसा? आज भी हम बड़े हो गए हैं, हमारे माँ बाप हो सकता है 80 साल के होंगे, 70 साल के होंगे, क्या कभी ऐसा आपको लगता है कि उनका अपमान करके मेरे को अच्छा लगेगा?
तो अपने माँ बाप का अपमान करके किसी बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। उसका उल्टा करके कहें, अपने माँ बाप का सम्मान करके ही। अपने छोटे बच्चों को देखो, लड़ाई होती है तो कैसे लड़ते हैं। यदि आपस में लड़ते हुए माँ बाप तक चले गए और माँ बाप को गाली वाली दे दिया तो बच्चा क्या कहता है, देख कुछ भी करना माँ बाप तक नहीं जाना, क्योंकि उसको ये स्वीकार नहीं है कि तुम मेरे माँ बाप के लिए कुछ गलत बोलोगे, मेरे लिए कुछ बोल रहे हो तो चलेगा। इसका मतलब है कि आज भी बच्चों को किसी भी परिस्थिति में कोई भी बच्चा अपने माँ बाप का अपमान होते हुए नहीं देखना चाहता है। वो स्वयं भी उसका सम्मान कर पाए यही चाहता है, लेकिन यदि वो नहीं कर पा रहा है तो इसके मूल में क्या कहना पड़ेगा। एक और घटना हमको देखने को मिलती है कि हम अपने प्राइमरी स्कूल का ज़्यादा सम्मान कर पाते हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर का कि कॉलेज के टीचर का। नॉर्मली ज़्यादा लोगों से पूछेंगे तो कहते हैं कि हम प्राइमरी टीचर का ज़्यादा सम्मान कर, वो आपको ज़्यादा याद रहता है। क्यों? कॉलेज वाला टीचर तो ज़्यादा क्वालिफाइड है ना, सम्मान तो उसका ज़्यादा होना चाहिए, प्राइमरी वाला तो कम क्वालिफाइड था। फिर ऐसा क्यों है? तो इसको भी देखेंगे तो यही तथ्य ध्यान में आता है कि छोटा बच्चा विश्वास से ही शुरू करता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप को पूर्ण ही मानता है, वो तो टीचर को पूर्ण ही मानता है। और शिक्षा के मामले तो माँ बाप जब ज़्यादा क्वालिफाइड हैं तो भी टीचर को उससे आगे ही मानता है। ऐसा है कि नहीं? माँ बाप चाहे कितने भी क्वालिफाइड हो जाएं, लेकिन पढ़ने लिखने की बात में छोटा बच्चा अपने टीचर की बात को ऑथेंटिक मानता है, माँ बाप की बात को उसके बाद मानता है। तो यदि शुरुआत उसने ऐसे किया था तो ये बाद में बदल क्यों गया? तो जब छोटा बच्चा है वो तो विश्वास से शुरू करता है, लेकिन धीरे धीरे क्या देखता है? धीरे धीरे देखता है कि इनका आचरण उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मैंने माना था। जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा, उसमें सही को समझने की कितनी स्थिति बनी, लेकिन गलतियों को पहचानने की ताकत आती है कि नहीं आती है? तो बच्चा उम्र बढ़ने के साथ साथ गलतियों को पहचानने की ताकत उसको आ जाती है और वो ये पहचानने लगता है कि इनको मैंने जितना बड़ा माना था ये उतने बड़े नहीं हैं। तो माइनस मार्किंग कैसा होगा? माइनस मार्किंग। जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप भी देख लीजिए, आपकी उम्र में आपने जितने लोगों को बड़ा माना था वो उतने बड़े निकले कि अधिकांश लोग छोटे निकल गए? अधिकांश लोग छोटे निकल जाते हैं, क्योंकि हम तो सबको बड़ा ही माने थे जब छोटे थे। तो यहाँ ये सोचने की बात है कि सही अर्थों में उम्र बढ़ने के साथ साथ हम वाकई में बड़े हुए हैं, या दूसरी भाषा में कहूँ कि हम आचरण से मानव हैं कि आकार से मानव हैं। यदि आचरण से मानव होते तो अपनों से दुख नहीं पाया होता। यदि आचरण से मानव हुए होते तो अपनों से दुख नहीं पाया हुआ होता, जिंदगी में अपने भीतर कन्फ्लिक्ट ना हुए होते। इसका मतलब है आकार से हम मानव हैं, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। ये तो नेचर का योगदान है। हम आकार से मानव हैं, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हम आचरण से मानव हो जाएं, ये हमारा योगदान है, ये हमारा पुरुषार्थ है। लेकिन हम आचरण से मानव कितने हुए हैं? तो अपने ही घर में देखें, उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनों का अपनापन और अपनों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है कि घटती हुई दिखाई देती है? उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनों का अपनापन और अपनों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है कि घटती हुई दिखाई देती है? यदि घट रही है, देखो रिलेशन कैसे रह गए हैं, औपचारिकताएं रह गई हैं। हम कितने संबंधों में कितना दिल से बात कर रहे हैं, कितनी औपचारिकताएं निभा रहे हैं, ये तो हमको पता ही चलता है। तो उस सेंस में देखेंगे, और अभी आने वाली पीढ़ी जो हमारे बच्चे आ रहे हैं उनमें शादी करने का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? अभी युवा पीढ़ी में शादी करने का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। इन सारी बातों को देखेंगे, जबकि पैसा बढ़ा है, मकान का साइज़ बढ़ा है, कमरों की संख्या बढ़ी है, सुविधा बढ़ी है, संबंध में जीने का विश्वास बढ़ा है कि घटा है? लगभग युवा पीढ़ी शादी ना करने की जगह में आ गई है, शादी कर रहे हैं तो बच्चे नहीं करना है उस जगह में आ गए हैं, है ना। और ये संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? इसलिए मैं इंटरनेशनली, अल्टीमेटली तो पूरा विश्व ही एक बड़ा गांव है ना। 2018 का अमेरिका का डाटा कहता है कि 40% बच्चे विदाउट मैरिज पैदा हुए हैं 2018 में अमेरिका में। 40% बच्चे विदाउट मैरिज। 2060 में कितने प्रतिशत बच्चे विदाउट मैरिज पैदा हो रहे होंगे? तो हो सकता है 60% हो जाएंगे, और हो सकता है 50 साल बाद पूरा देश ही विदाउट मैरिज पैदा हो रहा होगा।
तब तक भारत भी काफ़ी विकास कर चुका होगा। है ना? तो बहुत सारी चीज़ों में हमको पुनर्विचार की फिर से सोचने की आवश्यकता पड़ रही है। हमारे सारे आधार गायब हो रहे हैं। शादी क्यों किया जाए? शादी क्यों किया जाए? हमारे पुराने जितने लोग बोलेंगे वो सारे आधार अप्रासंगिक हो गए हैं। संदर्भ ही खत्म हो गया। पहले बोलते थे बहू ले आओ, घर में कम से कम रोटी वोटी मिल जाएगी। एक ज़माना वो भी था। अभी बहू तो ऐसे भी रोटी नहीं बनाएगी, रोटी तो कोई और ही बनाएगा, है ना? और बहू बनाएगी तो फिर जोमेटो टमाटो क्या करेगा? तो रोटी के लिए, बहू के लिए, बहू और रोटी का रिलेशन खास नहीं रह गया है ना? भाई आजकल बहू भी वर्किंग है ना, वो नेचुरल है। जब वो भी 8 घंटे काम कर रही है तो उससे हम क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि वो घर का भी पूरा करेगी? बहुत सारे परिवारों में झगड़ा इसी बात का है। सास पुराने मॉडल की है, अब सास को लगता है जैसे मेरी खटाई हुई थी ऐसे इसकी भी होनी चाहिए। अब बहू सोच कह रही है जब मैं लाख रुपए महीना कमा रही हूँ या 10,000 की बाई रख लो, मेरी क्यों जान ले रहे हो? और वो ठीक भी है, क्या गलत है उसमें? जब पुरुष ही उम्मीद करता है कि मैं 8 घंटे 10 घंटे बाहर काम करके आ रहा हूँ तो मैं यार आने के बाद आराम करूँगा। अब लड़की से हम ये अपेक्षा करते हैं कि तुम बेशक 2 लाख रुपए महीने कमाओ पर घर तो तुम्हें को देखना है। इस बात को लेके तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे जैसे समय बदला है वैसे वैसे हमारी माइंडसेट नहीं बदल रही है, हमारी मानसिकता नहीं बदल रही है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। लेकिन अब शादी क्यों करना है? तो रोटी के लिए नहीं करना है, और क्या करना है? बोले फिजिकल नीड के लिए तो तमाम एप्लीकेशन है, उसके लिए भी शादी की ज़रूरत नहीं है, वो भी मामला ख़त्म हो गया। अब शादी क्यों करना है? बच्चा चाहिए वो तो IVF से आता है, उसके लिए पति की ज़रूरत ही नहीं है, वो भी ख़त्म हो गया। अब शादी क्यों करना है? तो लगभग बड़ा मास है अभी यंग जनरेशन में जो ऐसा गलत नहीं सोच रहा है, पर उसके पास वो लॉजिक ही नहीं है कि क्यों किया जाए। और लड़कियों की तरफ से तो ये और ज़्यादा है। उसको लगता था यार मैं अब तक तो यार फैमिली के जो थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स फैमिली हैं, अब तक तो मेरे ऊपर मेरे माँ बाप की चलती थी, अब मैं शादी कर लूँगी तो ससुराल वाले बताएंगे कि जीन्स पहनना है कि साड़ी पहननी है, और जॉब करना है कि नहीं करना है वो बताएंगे। तो मैं मेरी स्वतंत्रता शादी के नाम पे गिरवी नहीं रख सकती। और शायद वो गलत नहीं कह रही है। और पहले कम से कम ये तो पक्का था कि लड़की शादी होकर पत्नी बनती थी, लड़का शादी होकर पति बनता था। अब तो ये भी जरूरी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो पहले सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, पहले ये तो पक्का था कि लड़का शादी करेगा तो लड़की से करेगा, अभी तो ये भी जरूरी नहीं है। अब क्या सही है क्या गलत है, उसका आधार क्या होगा, किसको सही कहा जाए किसको गलत कहा जाए, सबके पास अपने लॉजिक हैं, अपने तर्क हैं। तो ऐसी पूरी मानसिक परिस्थिति में, ऐसी पूरी एक स्थिति में हमारे सोचने समझने का आधार क्या होगा, हमारे आस पास आपस में जीने का आधार क्या होगा, सब आधार तो हिल गए हैं। तो इसलिए अब हमको और ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है। एक समय में तो उतनी आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, अब तो और ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है कि हम चीज़ों को समझें, समझे बिना अब काम नहीं चलेगा। जब मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि ऐसी तमाम फैमिलीज़ हैं जहाँ पूरी फैमिली दिल्ली में ही रहती है कि पर लड़का या लड़की अलग रूम लेके दिल्ली में ही रह रहा है, उसको लगता है परिवार के साथ नहीं रहा जा सकता, और परिवार को भी लगता है तुम अलग रह लो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जान रोज़ मत खाओ। तो इन सारी परिस्थितियों को देखेंगे तो हमको पहले जितनी आवश्यकता नहीं थी, शायद आज उससे कहीं ज़्यादा आवश्यकता है किसी बात को सोचने समझने की। चलिए, तो मैं इन सारे संदर्भों को फाइनली हम जीना चाहते हैं तो आत्मा चलाती है कि ईश्वर चलाता है कि ब्रेन चलाता है, कोई तो चलाता ही होगा, और अच्छी बात है कोई एक ही चलाता होगा। भारत में आत्मा चलाती होगी और यूरोप में ब्रेन चलाता होगा, ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं होगी, है ना? तो यदि हमको फाइनली पता चल जाए यार चलाता कौन है, मेरी जो दुनिया है सोचने समझने की, मेरे भीतर जो लगातार कोई चीज़ बदलती है, मेरा भाव और विचार जैसा बदलता है, तो फाइनली उसको आत्मा नियंत्रित कर रही कि ईश्वर नियंत्रित कर रहा है कि अल्लाह नियंत्रित कर रहा है कि ब्रेन नियंत्रित कर रहा है, मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में है ही नहीं, तो मैं करूं क्या? आगे चले?
आपने तो कुछ कहा नहीं, मैंने ही कहा। तो यदि आगे चलने की कोशिश करें, फाइनली मैं 2-4 लाइनें और बोल देता हूँ ताकि ये भी समझ में आ जाए कि हमारी प्रॉब्लम फैमिली की प्रॉब्लम भी नहीं, केवल फैमिली की ही प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम समाज से और व्यवस्था से भी पूरी तरह से आती है। एक छोटी सी घटना जो कभी घटी और मेरे को काफ़ी प्रेरणादायी भी लगती है, क्योंकि मैं उससे जूझा हूँ कई साल। तो कभी जैसा मेरे परिचय में कहा कि मैंने 3-1 साल जॉब किया है और गांधी जी को पढ़ के और कुछ पढ़ के मेरे मन में कहीं ये स्वीकार हो गया कि चोरी नहीं करना है और झूठ नहीं बोलना है। अब जॉब करनी है तो उसमें कंपनी के लिए झूठ बोलना पड़ता है, तो हमने सोचा कि अपना काम कर लेंगे तो झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। तो हमने अपना कुछ बिजनेस शुरू किया, तो पता चला और ज़्यादा झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि 17 डिपार्टमेंट के साथ आपको लाइजनिंग करनी पड़ती है और किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में पैसा दिए बिना कोई काम होता नहीं है और पैसा अपने को देना नहीं है, इसलिए झगड़ा ही होना है। तो 2.5 साल हम झगड़ा ही करते रहे। तो फाइनली पता चला नीचे से ऊपर तक की चेन है, यहाँ भी कुछ होना नहीं है, तो क्या किया जाए। तो एक दिन अपने 2.5 साल के बच्चे को लेके मैंने कहा कहीं ऐसी जगह चलो जहाँ सरकार होती ही ना हो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो उस समय संयोग से मैं कुछ लोगों के संपर्क में आया जो बस्तर में ट्राइबल्स में रहते थे, गायत्री परिवार के। तो उन्होंने बस्तर के बारे बताया, वहाँ बस्तर में आदिवासी कैसे रहते हैं और उनकी जीवनचर्या और उनका फैमिली सिस्टम और तमाम चीज़ें। और इंटीरियर अबुझमाड़ बस्तर में अभी भी ऐसा इलाका है। अबुझमाड़ का मतलब ही है जिसको अबुझ मतलब बूझा नहीं गया है। इंडियन गवर्नमेंट के बाद अभी भी वहाँ का डाटा नहीं है और वहाँ आज भी नक्सली गवर्नमेंट ही चलता है ना। भारत सरकार का अभी भी वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं चलता है, आज भी ऐसी जगह है। तो मैंने कहा ये जगह सही है, नक्सलियों से तो अपनी बन जाएगी। तो मैं अपने 2.5 साल के बच्चे को लेकर ये संकल्प लेके कि समाज का पैसा नहीं लेना है और सरकार का कोई फंड नहीं लेना है और किसी गांव का निवासी होकर जीना है और गांव को समझना है। और गांव में कुछ लंबी कहानी है, शॉर्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा मैं कभी चला गया। संयोग था कि वहीं आदरणीय नागराज जी जिनके माध्यम से ये अनुसंधान हुआ, उसी बस्तर में से उनसे मुलाकात हुई और फिर आगे की कहानी तो लगभग आपके सामने है। पर चूंकि मैं किसी समय में, अब तो ऐसा नहीं मानता हूँ, किसी समय में मैं भ्रष्टाचार को, इन सब चीज़ों को बहुत ख़राब मानता था, तो उसके अगेंस्ट मैंने एक लड़ाई भी लड़ी। तो अभी संयोग से पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो देखा और मेरे को बड़ा प्रेरणादायी लगा। तो आजकल मैं शिविर शुरू करता हूँ तो वहीं से शुरू करता हूँ कि देखो, प्रॉब्लम के वॉल्यूम को हम नहीं देखेंगे, उसके रूट को नहीं देखेंगे तो हमारी कितनी शरीर यात्राएं निकल जाएंगी, चीज़ें हैंडल होने वाली नहीं है। तो रूट्स का पहले हमको समझ तो आए कि प्रॉब्लम की रूट कहाँ पे है, फिर वो कैसे हैंडल होगी, फिर चाहे वो 100 साल में होगी, क्या फ़र्क पड़ता है। 2 लाख साल की समस्याएं 100 साल में भी ठीक होती हों तो वो 100 मिनट जैसा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो रूट कहाँ पे है। तो हम तो इतने साल से समाज में 32 साल मेरा सामाजिक जीवन हो गया। लगभग 92 में मैंने जॉब से रिज़ाइन किया था, जब मैं मात्र 24 साल का था। तो अभी मैं लगभग 56 साल का हूँ। तो यूपी में एक IAS हुए, विजय शंकर पांडे, और वो बंदा IAS बनने के बाद जब गवर्नमेंट जॉब में आया तो उसने देखा कि बहुत भ्रष्टाचार है और IAS कम्युनिटी में ही भ्रष्टाचार है। और वो कुछ बड़े संकल्प का आदमी था, तो उसने एक मुहिम चलाई। IAS एसोसिएशन को इस बात के लिए सहमत किया कि देखो, कुछ IAS की वजह से हमारा IAS कम्युनिटी बदनाम हो रहा है, समाज में उसकी इज्जत घट रही है। ये बात सबको थोड़ा सा ठीक लगी। तो फाइनली 1.5 साल के डिस्कशन के बाद IAS कम्युनिटी, IAS एसोसिएशन इस बात के लिए सहमत हुआ कि इस पे कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्या एक्शन लिया जाए। तो एक्शन तय हुआ कि हर साल हम अपने बीच में से 3 महाभ्रष्ट IAS घोषित करेंगे। गजब का प्रयोग है। और ये 30 साल पुरानी घटना है, जब लगभग मैं सेम उसी दौर से गुजर रहा था, इसलिए कभी मेरा दर्द उसके साथ जुड़ जाता है।
आज तो ये सोचने की हिम्मत नहीं कर सकते, पर 30 साल पहले किसी ने की और ये सफल हुआ। तो फाइनली आईएएस एसोसिएशन ने 3 महाभ्रष्ट आईएएस को घोषित किया, और उस समय के मीडिया में नेशनली ये बहुत चर्चा का विषय बना, क्योंकि आईएएस एसोसिएशन के द्वारा आईएएस को महाभ्रष्ट घोषित करना ये एक बड़ा कदम था, और मेरे को लगता है कि इससे बड़ा कदम शायद भारत के लोकतंत्र में होना मुश्किल है। तो 3 आईएएस के नाम फिर सीएम को दिए गए, भी आप एक्शन लो, क्योंकि एक्शन तो फाइनली सीएम को ही लेना है। तो सीएम ने कहा सबूत कहाँ है? बोले सर आप तो सीएम हैं, सबूत तो आप ले ही लेंगे। बोले नहीं, सबूत इकट्ठे। तो उन्होंने एसोसिएशन ने सबूत भी इकट्ठा करके दिए, सबकी फाइल बना के दी। और उसके बाद एक गजब की घटना घटती है जो उस आईएएस की ज़िंदगी बदल देती है। अगले 6 महीने में से उन्हीं में से 3 में से एक को सीएम स्टेट का चीफ सेक्रेटरी बना देते, क्योंकि वो तो कमाऊ पूत था ना, कमाऊ पूत की ज़रूरत होती है। अब वो आईएएस लिखता है अपनी, उसका पॉडकास्ट का वीडियो है, उसमें कहता है कि मेरी मान्यता थी कि यदि ब्यूरोक्रेसी ठीक हो जाएगी तो सिस्टम ठीक हो जाएगा। उस दिन मेरी ये मान्यता टूट गई कि ब्यूरोक्रेसी के ठीक होने से सिस्टम ठीक नहीं होगा। और अब मैं बहुत क्लियरली इस बात को कह सकता हूँ कि जब तक इस देश में इलेक्शन इतने महंगे होंगे, भ्रष्टाचार रहेगा, इसको नहीं हटाया जा सकता। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? इस निष्कर्ष को हम सभी आप लोग जानते हैं। मतलब अब ये 30 साल पहले ये नई बात होगी, आज लगभग जनमानस में ये बात स्वीकार है कि जब तक हमारे इलेक्शन, क्योंकि मैं दिल्ली के पास दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं हरियाणा का एग्जाम्पल, लोग आते रहते हैं लोग शिविर करने, तो वो लोग शेयर करते हैं। हरियाणा में सरपंच के इलेक्शन में 1 करोड़ रुपया खर्च करता है एक आदमी। यवतमाल में कितना होता है? 25 लाख। 25 लाख। दिल्ली में थोड़ी महंगाई ज़्यादा है। तो आप कल्पना कीजिए कि 5 साल में, खैर उसके आगे की कहानी 2 लाइन में और पूरी कर देता हूँ। अब वो चीफ सेक्रेटरी बन गया, अब इनका बहुत दिमाग खराब हुआ। अब करते भी क्या, अब सीएम ने बना दिया तो बना दिया, उसके पास अधिकार है। तो एक पत्रकार ने हिम्मत किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि आईएएस एसोसिएशन के द्वारा ये भ्रष्ट घोषित लोग हैं और इसको सीएम ने सेक्रेटरी बनाया है, इसके अगेंस्ट में जांच बिठाई जाए। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को डांट लगाई कि तुम्हारे पास भ्रष्ट लोगों के अलावा और कोई लोग नहीं है क्या, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से उसको सीएस से नीचे उतारा गया। ये घटी घटना, उस व्यक्ति ने फिर बुक लिखी है 3 महाभ्रष्ट के नाम से, है ना। उसका पॉडकास्ट वीडियो मैंने देखा, आप बोलेंगे तो मैं आपको भेज सकता हूँ। तो इस सारी घटना के बाद अब हम भी 30 साल से यही सब धंधा कर रहे, इस सब में जूझ रहे थे। संयोग से भारत के एक मुख्य न्यायाधीश से मेरी मुलाकात हुई और मेरे मन में कुछ सवाल थे, तो मैंने सोचा इससे बढ़िया आदमी कहाँ मिलेगा पूछने के लिए। तो देखिए लोकतंत्र का आधार है कि आदमी वोट देता है, और वोट की कीमत एक आम आदमी की और राष्ट्रपति के वोट की कीमत एक जैसी है, सबको एक ही गिना जाता है। तो मैंने उन मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार से पूछा कि संविधान में ऐसी क्या व्याख्या है, क्या प्रोविज़न है जिसके आधार पे ये मान लिया गया कि वोट देते समय आदमी गलती नहीं करेगा। वोट देते समय आदमी गलती नहीं करेगा, इसको संविधान में कैसे माना गया? क्या लगता है, क्वेश्चन जेन्युइन है कि नहीं? भाई सारा लोकतंत्र वोट पे टिका है। यदि वोट 2000 में बिक जाता है कि 5000 में बिक जाता है कि मोबाइल में बिक जाता है कि धर्म और जाति के नाम पे शिफ्ट हो जाता है ना, तो पूरा लोकतंत्र चरमरा गया। तो लोक संविधान में ये कैसे माना गया कि आदमी वोट देते समय गलती नहीं करेगा? बोले ऐसा कोई आधार नहीं है और इसमें से संविधान से, इस मामले में संविधान से कुछ नहीं निकलेगा। अब बात ही खत्म हो गई। एक और मेरे मन में चल रहा था, मैंने कहा कोई बढ़िया योग्य व्यक्ति मिले तो पूछूंगा। एक रिट, एक वो क्या जनहित याचिका PIL,
एक PIL लगाई जाए, ऐसा मैं कई साल से सोच रहा हूँ, आप में से किसी को आइडिया अच्छा लग जाए तो आप लगाइए, कि हमारा इलेक्शन का मैकेनिज्म हमारी संविधान की मूल भावना के विपरीत है। ऐसा मैंने जज साहब को कहा। जज साहब बोले वो कैसे? मैं देखो, हमारी 12वीं तक की सारी किताबों के पहले प्रीएम्बल संविधान का लगा रहता है, याद है? कितने लोगों को याद है? प्रीएम्बल होता है। प्रीएम्बल क्या बोलता है? देश के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराया जाए। लिखा है उसमें, लिखा है। अब 5 साल में कितने इलेक्शन होते हैं? 3, MLA, MP और पार्षद या सरपंच। अब जितने लोग जीतते हैं, हारते हैं, खर्चा तो सभी करते हैं, और जो जीत जाता है फिर उसकी वसूली करता है सिस्टम से, व्यापारियों से, कंपनियों से, जहाँ से भी कर सकता है। तो जितना लोग जीतते हैं, हारते हैं, सबके सारे पैसे को जोड़ा जाए तो ये कितना बड़ा अमाउंट निकलेगा? है? देश के बजट का कोई रेशो निकलेगा, ये 10%, 20%, 30%, कुछ तो निकलेगा, बड़ा अमाउंट। और ये सारी वसूली जनता से होनी है। ये देश के साथ न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? जो देश के साथ आर्थिक अन्याय हुआ कि आपने इलेक्शन का मैकेनिज्म ऐसा बनाया, उसमें गलती किसी कैंडिडेट की नहीं है, किसी पार्टी की नहीं है। पे 20 लाख लोगों के पीछे एक MP, 5 लाख लोगों के पीछे MLA। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि 20 लाख लोगों से एक व्यक्ति मिले, एक व्यक्ति से 20 लाख लोग मिले? तो मीडिया मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आएगा ही, पैसा खर्चा होगा ही, उसकी वसूली होगी ही, और वो भ्रष्टाचार नीचे नीचे तक पहुँचेगा ही। सारी पॉलिसीज़ क्यों नहीं बन रही हैं? क्यों 75 साल की आज़ादी के बाद भी एक व्यापारी को टैक्स की चोरी चाहे अनचाहे करनी पड़ती है? जब वो देश को कमा के देता है, जब वो लोगों को रोजगार देता है, वो स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ क्यों नहीं जिए? उसके अपने लालच के कारण वो कुछ गलत करता है, ये भी हो सकता है। पॉलिसीज़ की वजह से भी, जब सभी कोई चोरी कर रहे हैं तो मैं भी चोरी करने के लिए बाध्य होता हूँ, क्योंकि मैं चोरी नहीं करूँगा तो प्रोडक्ट का वायबिलिटी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट ही केवल चोरी था। चाहे वो बिजली की चोरी है, पहले तो बिजली की चोरी हुआ करती थी, आजकल मीटर ठीक ठाक लग गए हैं तो बिजली की चोरी बंद हो गई, तो बाकी टैक्स की चोरी है। तो इन सारी बातों को देखेंगे तो ये सारी बातें मेरी मानसिकता पे असर डालती हैं कि नहीं डालती हैं? एक बिजनेसमैन होने के नाते मैं दबाव में, मैं एक तो मेहनत करके मैं पूरा व्यवसाय चलाता हूँ, मैं पूरी ताकत लगा के, ऊपर से मेरे को ये सारे ऊपर के डर रहते हैं, कब किसकी रेड पड़ जाएगी और कब किसका झंझट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को देखेंगे तो इसका कोई, भाई अब तो देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए ना, अब तो हम कुछ सोच पाए। यदि कोई नियम है तो उसको ठीक से लागू कर दिया जाए। अब नियम सारे ऐसे ही बनते हैं कि सबकी सारी उसमें लूपहोल होती है और बढ़िया खाने पीने का नया जुगाड़ बन जाता है। इसमें कुछ लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं शामिल होना चाहते हैं। तो इन सारी बातों को देखेंगे तो फाइनली ये निकल के आया कि जब तक फिर वो इलेक्शन होता है तो आर्थिक अन्याय हो गया। शहर में तो ज़्यादा संबंध नहीं है, गांव में तो पता करेंगे सारे एक ही बाप की औलाद निकलते हैं पीछे जाके। गांव में तो आधा गांव पता चलेगा वो एक ही बाप से आ रहे हैं। तो गांव में तो कोई यदि अलग अलग कम्युनिटी के भी हैं तो भी आपस में एक रिलेशन है, क्योंकि सदियों से उसी गांव में रह रहे हैं। अब एक इलेक्शन आया, उसी गांव के लोग आपस में खड़े हो गए, उन्हीं के बीच में राजनीति हुई, उन्हीं के बीच में षड्यंत्र हुआ। इलेक्शन तो चला गया लेकिन इलेक्शन के घाव तो रह गए। जब तक ये घाव मिटे नहीं अगला इलेक्शन आ गया। तो यदि सामाजिक न्याय की बात करें तो इलेक्शन समाज को, संबंध को जोड़ रहा है कि संबंध को तोड़ रहा है? तो सामाजिक न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? अन्याय हुआ। राजनीतिक न्याय, किसी भी राजनीतिक पार्टी को क्या करना है? बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब काम करना है। अब उसकी प्रायोरिटी अगला इलेक्शन जीतना है कि जिनके लिए जीत के आया उसके लिए काम करना है? उसको अगला, उसका एग्ज़ाम बहुत टफ है। यहाँ मैं किसी राजनीतिक पार्टी को गलत नहीं कह रहा हूँ, किसी व्यक्ति को गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये मैकेनिज्म ऐसा बना हुआ है जिसमें एग्ज़ाम इतना टफ है कि उसके लिए लगातार मेहनत करना पड़ता है। तो लगातार सब इलेक्शन मोड में ही रहते हैं। जिनके लिए जीत के आया था, जिनका जनप्रतिनिधि हुआ था, उनके लिए सोचे, ऐसा स्पेस भी बहुत कम रह जाता है। क्योंकि अगले इलेक्शन में इतने पैसे की ज़रूरत है तो कौन सी योजना चलाएं कि कमीशन डायरेक्ट आए? जैसे रूफ टॉप सोलर योजना है,
एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब रूफटॉप सोलर योजना में एक एक घर से कमीशन लेना बहुत मुश्किल काम है। 2 एकड़ में ठोक दिया एक फार्म में सोलर, तो उसका कमीशन डायरेक्ट आ सकता है। तो योजनाएं भी कैसे बनाई जाएं कि ये कमीशन में लेने में झंझट ना रहे। तो आप नेता की मजबूरी समझ नहीं सकते हो, उसका दर्द आप नहीं समझते। भाई जिसकी सरकारी नौकरी लग गई वो तो परमानेंट हो गया, उसकी तो हर 5 साल में एग्जाम देना पड़ता है, और सिलेक्शन होने के बावजूद भी ऊपर वाला टिकट नहीं देगा तो वैसे गया। ये भी वो झंझट है, इधर जनता से जूझना है, उधर पार्टी से जूझना है। ऊपर वाले ने टिकट नहीं दिया तो किसी काम के नहीं है, इधर जीते, अच्छा वो जीत के आ गया, जीतने की योग्यता एकदम अलग टाइप की है। अच्छा काम करोगे जीतोगे ऐसा जरूरी नहीं है ना, क्योंकि जिससे वोट लेना है उसको अच्छाई की परिभाषा पता नहीं है। उसको तो पता है यार वोट मैंने दिया तो मेरे को 2000-5000 रुपये, एक ही मौका आता है उसको पैसा लेने का दूसरे से। उसको लगता है बाकी समय तो मेरा शोषण करेगा ही, कम से कम इलेक्शन के समय तो देगा कुछ, है ना। अब वो जीत के आ गया, अब उसके बाद उसको बनना है एजुकेशन मिनिस्टर। अब ये इलेक्शन जीतने की योग्यता एकदम अलग है और एजुकेशन मिनिस्टर बन के एजुकेशन डिलीवर करने की योग्यता एकदम अलग है। अब 2 अवतारी पुरुष कहाँ से लाओगे? समझ में आ रहा है? इससे क्या, फिर वो बैठ के बनाता है पॉलिसी। अब पॉलिसी कौन बना रहा है ना। तो इसका मतलब है कि पूरा तंत्र ही अलग तरीके से चल रहा है, और उसका मूल एक वजह है कि इलेक्शन का मैकेनिज्म। तो जब तक हमारे पास कोई इलेक्शन का सही मैकेनिज्म नहीं होगा तब तक हम किसी भी तरह का भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं, और उसके बाद ये नीचे तक परकुलेट होता है। हर छोटी छोटी चीज़ों में क्यों पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है? जहाँ भी भीड़ मिलेगी वहाँ नेताजी को लगता है कि यहाँ मेरा हाथ एक रहना चाहिए, चाहे वो फुटबॉल संघ है, फिर चाहे वो क्रिकेट संघ है, फिर चाहे वो कोई भी संघ है। जहाँ उनकी ज़रूरत नहीं है, जहाँ उसकी योग्यता नहीं है, वहाँ भी उसको एक अपना हाथ डाल के रखना है, क्योंकि जहाँ भीड़ आती है वहाँ से उसको एक अपना, उसकी गलती नहीं है, उसकी मजबूरी है, क्योंकि इलेक्शन का मैकेनिज्म ऐसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमको ये सारी क्लैरिटी होगी कि भैया ये ऑपरेट उस लेवल से हो रहा है, अब उस लेवल पे यदि ठीक ऑपरेट, इलेक्शन यदि ठीक से नहीं हुआ, यदि इलेक्शन का मैकेनिज्म ठीक नहीं है, उसके लिए तमाम ये सब करने की ज़रूरत है। अब उसकी नेगेटिविटी हर जगह में परकुलेट हो रही है। वो सामाजिक अन्याय है, वो आर्थिक अन्याय है, वो राजनीतिक अन्याय है, ये तीनों अन्याय। सारी बातें सुन के जज साहब बोलते हैं, मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार से बात हो रही है ना, किसी छोटे मोटे जज से बात नहीं हो रही। सारी बात सुन के बोलते हैं कि PIL तो वैलिड है, लग जाएगी, थोड़ा डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, PIL लग जाएगी। अब जज साहब थे, फैसला भी आ गया, बोले निकलेगा कुछ नहीं। यार तो बोले आपके पास कोई सोल्यूशन है? मैं है। तो मैंने उनको सोल्यूशन सुनाया जो आपको सुनाऊंगा 7 दिन। उनको 1 घंटे में सुनाया, 1 घंटे समय था हमारे पास। सुन के वो बोलते हैं तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इतना ही है, देखो जब हम ये सब पूरे थॉट प्रोसेस के साथ में काम कर रहे हैं, तो हम जब टीचर के शिविर करते थे तो टीचर बोलते थे सर आप हमको तो ठीक समझा रहे हो, पर प्रिंसिपल समझ जाएगा ना तो ही कुछ हो सकता है। फिर प्रिंसिपल से बात करना शुरू किया तो प्रिंसिपल बोले सर हमको तो आप ठीक समझा रहे हो, पर ये जो आप जब तक डायरेक्टर को, डिप्टी डायरेक्टर को नहीं बताओगे ना तब तक कुछ नहीं होता है। वो बोले तब तक आप मंत्री को नहीं बताओगे ना तब तक कुछ नहीं होता है। वो बोले जब तक NCERT ठीक नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं होता है। बोले जब तक PM ठीक नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं होता है। PM बोले जब तक जनता जो मांगती है हम वही देते हैं। तो फाइनली कहाँ पहुंची गाड़ी? बैक टू स्क्वायर वन। तो वो कहते हैं कि जब तक आम जनता की मानसिकता में कोई क्लैरिटी नहीं आई, उसमें कोई उसका थॉट प्रोसेस ठीक नहीं हुआ, उसको लगे कि यार मैं एक लोकतंत्र में रहता हूँ और इस लोकतंत्र में मेरे को अपना वोट बेचना नहीं है, मेरे को सही आदमी को सिलेक्ट करना है, मेरी जाति का होगा इसलिए नहीं दूंगा, मेरे धर्म का सही आदमी को दूंगा जो मेरे इलाके में
डेवलपमेंट करेगा, जो कोई और बेहतर बात करेगा, ऐसा माइंडसेट कहाँ है? तो इसका मतलब फाइनली क्या करना पड़ेगा? कैसे आएगा ये माइंडसेट? जब तक जनमानस में ये माइंडसेट नहीं आएगा कि कोई उसका वोट खरीद ना पाए, ये जनमानस कैसे, ये शिविर से आएगा? शिविर से नहीं आएगा। शिविर में आने वालों की संख्या 100 होती है, 200 होती है, 500 होती है। तो फाइनली ये एजुकेशन से आएगा, और एजुकेशन किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में। और सरकार किसके हाथ में है? मंत्री जी के हाथ में। और मंत्री जी क्या चाहते हैं? मंत्री जी चाहते हैं कि मेरे इलाके में सब पढ़ लिख गए तो ये मेरे को वोट देंगे नहीं, इसलिए ये अनपढ़ रहे हैं, वही ठीक है। देश में किया गया ना, 75 साल इसको मेंटेन किया गया है। 75 साल इसको मेंटेन किया गया है कि लोग जितना अनपढ़ रहेंगे उतना वोट बैंक का हमारा पैटर्न नहीं बदलेगा, क्योंकि उसको टफ एग्जाम देना है, वो अपने एग्जाम में पास होना चाहता है। घूम फिर के सारी कहानी बार बार कहाँ आ रही? इलेक्शन का मैकेनिज्म। फाइनली आम जन आदमी का माइंडसेट, उसकी मानसिकता, वो फाइनली कहाँ आ रही? शिक्षा फाइनली कहाँ आ रही? तो शिक्षा की जिम्मेदारी अब आपके बच्चों की जिम्मेदारी किसकी है? फाइनली कहाँ से शुरू करें? आपके बच्चों की जिम्मेदारी किसी राजनीतिक पार्टी की है, किसी कंपनी की है, कि आपकी है? क्या लगता है, कहाँ से शुरू किया जाए? तो इसका मतलब है कि जब तक हम ये जिम्मेदारी नहीं स्वीकारेंगे कि भैया बच्चे हमने आपने पैदा किए, उनका सुख दुख हमारा सुख दुख है, हमारे बच्चों का भविष्य ठीक होगा, इसके लिए एक स्वस्थ मानसिकता, एक सही मानसिकता हमारे बच्चे को मिले। फिर मैं बार बार कहता हूँ कि हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से दुख पाया? इसमें तो किसी राजनीतिक पार्टी का योगदान नहीं है। तो इसका मतलब है कि यदि मानसिकता ठीक नहीं है तो मेरी अपनी मानसिकता में ही कुछ नेगेटिव चलता रहता है, मैं उसको हैंडल नहीं कर पाता। तो फाइनली घूम फिर के बात यहाँ पे आती है कि जब तक ये सारे सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होंगे तब तक हमारे परिवार में सुख शांति आएगी क्या? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? है ना? तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन जब तक एक व्यक्ति से लेके, परिवार से लेके, परिवार की भौतिक आवश्यकताओं से लेके, और समाज से लेके, व्यवस्था से और लेके, और विश्व तक, क्योंकि हमारे देश की राजनीति हमारे देश से चलती है, हमारे देश का व्यापार हमारे देश से चलता है, कि वो इंटरनेशनली भी गवर्नड होता है। अंतर्राष्ट्रीय फोर्सेस भी हैं जो उसको नियंत्रित करते हैं। इसका मतलब टांग इतनी जगह फंसी हुई है। और अच्छी बात यह है, खुशी की बात यह है कि ये देशों की राजनीतिक पार्टियां, या देशों के धार्मिक लोग, या देशों के व्यापारिक लोग, इनके अपने स्वार्थ हो सकते हैं, इनकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन आज इंटरनेट के ज़माने में पूरी दुनिया आपस में मिल रही है, उसके लिए कोई बैरियर नहीं है भी। आज इंटरनेट पे सभी लोग विश्व में आपस में मिल ही रहे हैं। अभी मैं गुजरात में शिविर कर रहा था, तो वो सब आईटी, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब की बात हो ही रही है, तो मैं तो हिंदी में ही शिविर करता हूँ। तो उन्होंने मेरी एक बाइट को इंग्लिश और फ्रेंच में एआई से ट्रांसलेट करके दिखाया। अब मैं इंग्लिश में और फ्रेंच में शिविर ले रहा हूँ, जिसमें मेरे होठों का मूवमेंट और बॉडी का मूवमेंट पूरा वैसे ही चल रहा है जैसे मैं ओरिजिनली इंग्लिश और फ्रेंच में शिविर ले रहा हूँ। ऐसा वो पूरा मशीन उसको ट्रांसलेट करके दे रही है। इसका पॉजिटिव पार्ट क्या होगा? अगले मात्र 2 से 5 साल में पूरे संसार में भाषाओं का बैरियर टूट जाएगा। मात्र 2 से 5 साल में यदि भाषाओं का बैरियर टूटेगा तो मेरे को लगता है कि अपने पराये की सीमा का बड़ा हिस्सा हमारी भाषाओं की दूरी है। मैं साउथ में जाके शिविर नहीं ले सकता क्योंकि मेरे को साउथ की भाषा नहीं आती, या साउथ में के लोग मेरे को हिंदी भाषी को अलग मानते हैं क्योंकि हमारी भाषाओं का अंतर ज़्यादा है। यदि मेरा बोला हुआ उसको सुनाई देने लगेगा, उसका बोला हुआ मुझको सुनाई देने लगेगा, तो मेरे को समझ में आएगा तो मेरे जैसे ही बात कर रहा है, ये भी अपने परिवार में ठीक से जीना चाहता है, ये भी समाज को ठीक से देखना चाहता है। तो पूरी धरती पे मानव समाज में जो भाषाओं की दूरियां हैं,
शायद वो सबसे बड़ी दूरियों में से एक है, और ये भाषाओं की दूरियां खत्म हो गई तो पूरे विश्व का तमाम यूट्यूब पे सारा वीडियो जो कुछ भी पड़ा हुआ है किसी भी क्षेत्र के ज्ञान का, वो सभी को उसकी अपनी भाषा में उपलब्ध हो जाएगा। तो क्या लगता है, आदमी आदमी के नज़दीक आने वाला है कि नहीं आने वाला है? तो कभी कभी मेरे को लगता है कि जिनके निहित स्वार्थ हैं, देशों के राजनेता, उनके निहित स्वार्थ हैं, धर्म के बड़े अधिकारी, बड़े लोग, उनकी भी अपनी सत्ताएं हैं, व्यापार की भी अपनी सत्ताएं हैं, लेकिन जब एक आम आदमी अपनी ज़रूरतों के लिए अपने परिवार की सुख शांति के ढंग से सोचता है तो विश्व के सारे परिवार एक जैसा ही सोचते हैं। तो पता चला ये विश्व के सारे परिवार आपस में मिल गए तो मजबूरी में इनको भी एक होना पड़ रहा है, यार चलो यही ठीक है। मानव मानव के बीच की दूरी, जाति और धर्म के भेद को सबसे अधिक किसने मिटाया? मेरे को लगता है ट्रेन उसमें सबसे बड़ा माध्यम थी। मैं छोटी जाति का हूं पर मेरी टिकट रिजर्व्ड है, आपकी रिजर्व नहीं, आप बैठ के दिखाओ। आप बोल रहे हो भाई साहब थोड़ी जगह दे दो, नहीं दूंगा। तो ये जो कुछ भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से चीज़ें बदली और जो कुछ भी एक नियम के अनुसार सबको चलना है, फिर इसमें आदमी का, जाति का, धर्म का और पैसे का अंतर खत्म होने लगा। तो मेरे को लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव पार्ट ये है, एक नेगेटिव पार्ट भी अपनी जगह है, पर मेरे को लगता है कि हमको सद्बुद्धि होगी, हमको सही समझ होगी तो हम उसका जो पॉजिटिव पार्ट है उसको यूज़ कर पाएंगे, नेगेटिव पार्ट को हैंडल कर लेंगे। तो क्या लगता है, आशा की किरण है कि नहीं है? मैंने जो बोला आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? कितने लोगों तक पहुंचा है? पहुंचा, बोल के बताओ। कोई कुछ लोग शेयर कर दे एक एक लाइन में कि मैंने क्या कहने की कोशिश की, आप तक क्या पहुंचा। एक एक लाइन में, एक दो लाइन में जो आप तक पहुंचा हो आप वो शेयर कर दीजिए। आप तक क्या पहुंचा? लीजिए माइक पकड़िए, इसमें क्या है, कुछ गलत थोड़ी हो जाएगा, ताकि हमारा संवाद चलता रहे ना, एक तरफा ना हो। आपका बोलने का ये अर्थ है कि आपका परिचय भी थोड़ा कर दीजिए। मैं शैलेंद्र सिंह दालवाला, इसके पहले क्वेश्चन पूछ चुका हूँ सर। ये बोलना है कि ये भाई अपने मानसिकता को सुधारना, बाकी की गलतियों को छोड़ के अपने अपनी मानसिकता को सुधार लेना चाहिए। तो एक साथ में सब मिल के चलेंगे तो सब ठीक ठाक चलेगा। जी बढ़िया। और बोलिए, पीछे बहन को माइक दीजिए। इधर राइट में, मेरे राइट में। नमस्ते भैया जी, मेरा नाम रिंकू है, रिंकू काटकर। जैसे आपने बोला था कि भाषा, मैं साउथ में गई 2 साल पहले, मेरे घर के डोर पे एक पत्रिका मिली शादी की जो पूरी साउथ में थी। तो हम सोचने लगे कि हम तो अभी नए आए हैं, मगर हमको ये पत्रिका किसने दी? अच्छा, साउथ में ये पूरा लैंग्वेज है, ये कैसे हो रहा है, मतलब अब कैसे समझे? और सामने वाले भी तेलुगु, जो हमें समझ में नहीं आया। तो हमने इंटरनेट खोजा, उसमें गूगल किया, गूगल में ट्रांसलेट किया, फिर उसमें समझ में आया कि हमारे कॉलोनी में भगवान की शादी है जो हमें जाना है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, और इतने बजे इतने पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके हमने, मतलब तब समझ में आया कि ये कितना ज़रूरी है। जब आप मतलब हमें ऑल इंडिया कहीं पे भी घूमना पड़ता है, तो तब समझ में आया कि ये बाउंड्रीज़ हैं जो आप बोल रहे हो वो कैसे क्लियर हो जाए। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जो। तो आने वाला 10 साल मेरे को लगता है कि जैसे आने वाले पिछले गए 30-40 साल बहुत आश्चर्यजनक थे, आने वाला 10-20 साल मेरे को लगता है इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक होगा, क्योंकि बहुत कुछ बहुत तेज़ी से बदल रहा है और अचानक सामने आएगा वो। जी। तो तभी मतलब लगा कि नई भाषा, ये मतलब जो आप बताने वाले थे ना जो आप बता रहे हैं कि भाषा बाउंड्रीज वो मतलब खुल रही है। हाँ। तो वो अनुभव मुझे आ गया। बिल्कुल। तो देखो, हम एक दौर में थे जहाँ एक निश्चित उम्र आने से शादी होती ही है, ये बाय डिफ़ॉल्ट था। शादी क्यों करनी है ये क्वेश्चन ही नहीं था।
तो हम उस दौर में पैदा हुए जब क्वेश्चन करने की इजाज़त नहीं थी, या क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं थी, या क्वेश्चन आता ही नहीं था। अब हमारे बच्चे उस दौर में पैदा हो रहे हैं जहां उनको क्वेश्चन करना ही सिखाया गया है। तो वो क्वेश्चन करेंगे कि नहीं करेंगे? और उत्तर हमारे पास है नहीं। उत्तर नहीं है तो हमारे लिए ये स्वीकार करना बहुत सहज था कि एक पति पत्नी आजीवन पवित्रता के साथ में जिएंगे। लगभग हमारी उम्र के मास में 99% में 95% में सैद्धांतिक स्वीकृति यही है कि एक पति पत्नी आजीवन पवित्रता के साथ में जिएंगे। फिर चाहे मेरे विचार में कोई गलती आती है, फिर चाहे मैं कुछ गलत कर भी देता हूं, लेकिन मैं मानता यही हूं कि सही तो यही है। आज ये कहां पहुंच गया? आज ये उस जगह पहुंच गया जहां एक व्यक्ति अपनी मैरिड वाइफ को, मतलब ये घटी घटनाएं शिविरों की बता रहा हूं, जहां एक व्यक्ति है ना, सूरत की लड़की थी या अहमदाबाद की लड़की थी जो मुंबई में शादी हुई थी। उसका हस्बैंड ये कहता है कि देखो हमारी शादी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खत्म हो गई। मैं दो चीज़ों में बिलीव करता हूँ, उसने अपने सिद्धांत बताए। एक ट्रांसपेरेंसी और एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान। अब सुनने से कितना अच्छा लग रहा है, कितना बड़ा आदमी है। अब वो महीने में 4 गर्लफ्रेंड घर में लेके आता है और उनके साथ ड्रिंक करता है, आगे नहीं बोलूँगा। अब अपनी वाइफ को कहता है देखो मैं तुमसे छुप के नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, तो तुमको धोखा नहीं देना चाहता। तो शादी होने का मैं तुम्हारी नीड्स का ख्याल रखूँगा, तुम मेरी नीड्स का ख्याल रखोगे, है ना। लेकिन यदि तुम भी अपने 4 दोस्त लेके आओगे तो मुझको इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और बाय द वे तुम्हारा सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हो, पुराना वाला हो, तो तुम अपने घर चली जाओ, जब तुमको समझ में आ जाए तब आ जाना। और वो 8 महीने से अपने घर में थी, वो ये स्वीकार नहीं पा रही थी कि मैं ऐसी लाइफ कैसे स्वीकार पाऊँ। तो अब क्या हो गया कि प्री मैरिटल पोस्ट मैरिटल रिलेशनशिप वे ऑफ लाइफ है, इसमें कुछ गलत जैसा नहीं है। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि एक मैरिड वुमेन अपनी इच्छा से अपने फिजिकल रिलेशनशिप कहीं रख सकती है, ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है, ये अपराध नहीं है। ये रूल लगभग 1 साल पहले आ गया, क्योंकि पहले पुरुष को ये अधिकार था, तो उसमें फिर समानता में केस लड़ा गया, तो यदि स्त्री पुरुष समान है तो महिला को भी वो अधिकार मिल गया। अब कम से कम आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो फाइनली अच्छा हो गया, कोर्ट ने पल्ला झाड़ दिया, ये काम तो कोर्ट का है भी नहीं। एक और बहुत बढ़िया घटना घटी। कभी हमारे मन में ये था कि यार ये कोर्ट में जो है फैसला होता है, न्याय नहीं होता है। तो एक कहीं शिविर चल रहा था, वहाँ किसी लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स और प्रोफेसर लोग आए हुए थे, तो उनसे मैंने चर्चा किया। चर्चा करने के बाद वो बोलते हैं कि आपका क्वेश्चन ही गलत है, ये जो काम, ये जो आप हमसे अपेक्षा कर रहे हो, ये हमसे नहीं होने चाहिए, ये तो काम समाज का है, हमारा काम तो दंड देना है। ये जो आप दोनों पीड़ित पक्षों में न्याय हो जाए, दोनों में कोई शिकायत ना रहे, ये समाज का काम है। समाज अपना काम नहीं कर रहा है तो हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है, हम तो उसको कुल मिला के गलती किसकी है उसके हिसाब से दंड दे रहे हैं। तो भैया काम ये समाज का था। तो फाइनली ये सारी चर्चा में ये निकल के आया कि वो जो मानसिक परिवर्तन होना है, वो जो अपने बच्चों की मानसिकता में कोई सही मानसिकता आनी है, अपनी मानसिकता में सही मानसिकता आनी है, ये किसी सरकार का काम है कि ये परिवार का काम है? परिवार का काम ही समाज का काम है, क्योंकि परिवार के समूह का नाम समाज है। तो सही अर्थों में जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ये परिवारों का काम है, ये समाज का काम है। अभी परिवार और समाज बेरोजगार, अभी परिवार सही अर्थों में समाज का हिस्सा है कि वो बाजार का हिस्सा है? हम सब परिवार का, हम सब समाज का हिस्सा ज़्यादा हैं कि बाजार का हिस्सा ज़्यादा है? बाजार का हिस्सा है। हम सब का लक्ष्य क्या है? हम 24 घंटे यही सोचते हैं कि पैसा किधर से आएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ी शंका हो रही होगी आपको, तो दूसरा क्वेश्चन पूछ देता हूँ। जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं, आपके परिवारों में आपके दुख का कारण
साधन है कि संबंध है? जोर से बोलो। आपके परिवारों में जिस बात से आप दुखी होते हो वो साधन की कमी है कि आपस में संबंध की कमी है? संबंध की कमी है। हम जो 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं वो संबंध को पूरा कैसे ठीक कैसे करें उसके लिए कर रहे हैं कि पैसा किधर से और आएगा उसके लिए कर रहे हैं? तो क्या समझ में आया? प्रॉब्लम कहीं और है, काम कुछ और कर रहे। क्यों भाई? आप में से खड़ा होकर कोई बोल सकता है कि परिवार में जब पति पत्नी की नहीं बनती है, भाई भाई में नहीं बनती है, मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी आती है, तो ये प्रॉब्लम कितने पैसे से ठीक हो जाएगी? कितना पैसा होने से पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा? कितना पैसा होने से भाई भाई में बंटवारा नहीं होगा? कितना पैसा होने से मेरे अंदर भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता नहीं होगी? और यदि पैसे से नहीं होगा तो फिर हम क्या कर रहे हैं? इस बीच में हनुमान जी आते हैं। इस बीच में शनि मंदिर आता है, इस बीच में हनुमान जी आते हैं, इस बीच में शनि की 7.5 आती है, उसके लिए फिर बाकी सारे काम आते हैं। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? ठीक जा रहे? समझ में आ रहा है शिविर में क्या होने वाला है? तो मिल के चर्चा करेंगे। मैं ऐसे ही आपके सामने नई नई चीज़ें प्रस्ताव रखता रहूँगा और उस पर मिल के बात करेंगे कि ये कितना प्रैक्टिसेबल है, कैसे अंदर कैसे जाएंगे, मैं इसमें कैसे आगे बढ़ूँगा, परिवार समाज कैसे आगे बढ़ेगा। बढ़िया, आगे चलूं? तो मैंने क्या कहने की कोशिश की? इसको बना के रखेंगे अपन। लगातार मैं आपसे पूछता रहूँगा, है ना, और आप लगातार उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे ताकि हम साथ साथ चल पाएँ, है ना, क्योंकि हम एक डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और फिर जितना हम अच्छा संवाद करेंगे उतना हमारा क्वालिटी बेहतर होगा। तो देखिए, मैंने ये कहने की कोशिश की है कि बेसिकली जो भी कुछ यहाँ कहा जा रहा है, एक नया अनुसंधान हुआ, मध्यस्थ दर्शन जीवन विद्या के नाम से एक नया अनुसंधान हुआ जिसमें कि अस्तित्व नियम पूर्ण है उन्हीं वास्तविकताओं को एक बार नए सिरे से, नए तरीके से, सही तरीके से फिर से देखा गया। पहले भी कई बार देखने की कोशिश की गई, लेकिन जब हम आगे देख रहे हैं तो बैलगाड़ी खराब थी क्या? उस समय के लिए ठीक थी, लेकिन आज कार खराब है क्या? आज कार यूज़ करें कि नहीं करें? और कल वो ट्यूब आ गया, बोलते हैं ट्यूब 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, तो फिर वो भी यूज़ करेंगे। तो मानव जाति लगातार आगे बढ़ रही है, लगातार उसके सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही है, इसलिए जहां हम पहले थे उससे लगातार हम आगे की ओर जा रहे हैं। तो इस रूप में कहा कि एक नया अनुसंधान आया है। यदि अस्तित्व नियम पूर्ण है तो सारी बात तर्कपूर्ण होगी कि नहीं होगी? यदि अस्तित्व नियम पूर्ण है, उसको तर्कपूर्वक समझा जा सकता है तो उसको जिया जा सकता है कि नहीं? और तर्कपूर्ण है तो सभी समझ सकते हैं कि नहीं? सभी जी सकते हैं। सभी जी सकते हैं, यही वेरिफिकेशन है। साइंस में हम हर चीज़ कैसे पढ़ते हैं? साइंस में हर चीज़ को हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, सेम रिजल्ट आता है तो हम कहते हैं हैंस प्रूव्ड। अब यहाँ इसकी मानव में कोई चेंज आता है तो इसकी लैब क्या होगी? अब विश्वास संबंध में कितना बढ़ा कितना घटा, इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे? मेरे अंदर विश्वास कितना बढ़ा और घटा, इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे? तो इसका तो इंस्ट्रूमेंट बन नहीं सकता, क्योंकि ये भौतिक जगत से आगे की दुनिया हो गई। विश्वास को किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं लाया जा सकता, प्यार और सम्मान को किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं लाया जा सकता। तो प्यार और सम्मान बड़ा है, इसको जांचने का एक्सपेरिमेंट और इसकी लेबोरेटरी क्या होगी? हाँ, इसलिए बढ़िया सूत्र है, समझना स्वयं में होता है, जीना परिवार में होता है।
मैं अपने आप में समझने की प्रयोगशाला हूँ। हर मानव अपने आप में क्या बोला, यथा पिंडे तथा क्या बोलते, ब्रह्मांडे। उसको समझेंगे इसका क्या मतलब है। जो कुछ पूरे ब्रह्मांड में है वो एक मानव में है, तो मैं समझने की प्रयोगशाला हूँ। मैं समझने की प्रयोगशाला हूँ, लेकिन उस प्रयोगशाला का ऑथेंटिसिटी क्या है कि रिजल्ट आ गया, इसका वेरिफिकेशन कहाँ होगा, परिवार में होगा, है ना। तो परिवार में, एक परिवार के रूप में देखेंगे तो हर परिवार क्या चाहता है, उसके संबंधों में गिला शिकवा शिकायत नहीं हो। हर परिवार अभाव से मुक्त मानसिकता को देखना चाहता है। यदि ऐसा हो जाए तो इसका मतलब है, यदि हर परिवार में ऐसा होने लगे, यवतमाल में 50 परिवार में ऐसा होने लगा, तो आपको कैसा लगेगा। और वो परिवार सभी धर्म जाति के हैं तो आपको कैसा स्वीकार होगा, है ना। तो इसका मतलब है कोई चीज़ का वेरिफिकेशन, तो यहाँ लिखा कि समझना कहाँ होता है, स्वयं में। समझना स्वयं में होता है, उसका वेरिफिकेशन परिवार में होता है, उसका वेरिफिकेशन समाज में होता है, उसका वेरिफिकेशन शिक्षा व्यवस्था में होता है, उसका वेरिफिकेशन व्यवस्था में होता है। लेकिन सबसे पहला प्राइमरी और क्लियर वेरिफिकेशन परिवार में होता है। तो उसको धीरे धीरे देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, तर्कपूर्ण का मतलब है कि यदि एग्जिस्टेंस नियम पूर्ण है, नियम का क्या परिभाषा है कि वो सार्वकालिक, मतलब किसी भी काल में, सार्वदेशिक किसी भी स्थान में। वैसे इलेक्ट्रॉन, यदि लोहे के एटम का कन्फिग्रेशन जो धरती पे रहेगा, चांद पे यदि लोहा मिलेगा तो कन्फिग्रेशन वही रहेगा कि बदलेगा, वही रहने वाला है। तो जो नियम है वो पूरी सृष्टि का नियम है, कोई धरती का नियम नहीं है ना। इसका मतलब है कि यदि कोई नियम है, सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक मतलब सभी के लिए है, तो वो लॉजिकल होगा कि नहीं होगा, लॉजिकल होगा। तो यदि कोई चीज़ नियम है तो वो लॉजिकल होगा ही। लॉजिकल होगा तो उसको समझा जा सकता है। यदि समझा जा सकता है तो उसको जिया जा सकता है। यदि समझा जा सकता है तो सभी समझ सकते हैं, सभी जी सकते हैं, हेंस वेरीफाइड। नहीं, कुछ गैप है। तर्क मतलब, तर्क मीन्स लॉजिक है। नहीं, क्रिटिसिज्म नहीं, तर्क इज लॉजिक। लॉजिक मीन्स 1 + 2 3 होता है, ये लॉजिक है। क्रिटिसिज्म नहीं, लॉजिकल। यदि पूरा मैथमेटिक्स देखेंगे तो लॉजिक है ना। तो मैथमेटिक्स को किधर से भी चेक करें सेम रिजल्ट आता है। तो यदि पूरा जड़ संसार को देखें तो लॉजिक है। तो लॉजिक उस हिसाब से देखेंगे तो फिर वो नियम का मतलब ही है कि ऐसा, इसके ये होगा, ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। लोहे का एक नियम है, सीमेंट का एक नियम है। सीमेंट और लोहे को साथ में रखना है तो उसके साथ में कैसे रखना है, तो उसका नियम है, फॉर्मूला है। उसके हिसाब से बता देते हैं कि इतना लोहा होगा तो इतना तगाड़ी सीमेंट डालो, इतना कंक्रीट डालो, ये डालो, छत ठीक काम करेगी। तो कोई नियम है, लॉजिक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैंने जितनी बात कही है उसको मैं बोर्ड पे डाल देता हूँ ताकि हमारी क्लैरिटी आ जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, इतनी सारी चर्चा के बाद एक लाइन ये कह रहा हूँ, इसमें जितना मैंने कहा उसमें से समझने के रूप में क्या क्या मिसिंग रहा है उसको भी 2-4 शब्दों में डाल देता हूँ। समझने के रूप में हम आत्मा के बारे में क्लैरिटी से नहीं बोल पाए, हम ईश्वर के बारे, है ना, बहुत क्लैरिटी से नहीं बोल पाए। ये पूरी सृष्टि, ये पूरा एग्जिस्टेंस कैसे बना, ये साइंस के लिए आज भी क्वेश्चन है, ये अध्यात्म के लिए आज भी क्वेश्चन है। पूरी सृष्टि कैसे बनी, है ना। तो मेरे पास बेसिकली ये तीनों फंडामेंटल चीज़ें मिसिंग है।
है ना। ये पूरी सृष्टि किसने बनाई, कौन उसको चलाता है, सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड कैसे है, ये प्रश्न है कि नहीं, है ना। वो पुराना क्वेश्चन है, बनाने वाले दुनिया काहे को बनाई, काहे बनाए ये माटी के पुतले। तो क्यों तो ये दुनिया बनाई, क्यों मेरे को बना दिया, है ना। ना मैं होता ना ही झंझट होता, है ना शादी होती। शादी सुनते ही लगता है अब सारी प्रॉब्लम खत्म। तो बेसिकली हमारे पास फंडामेंटल नहीं है। यदि पूरी सृष्टि में देखें तो समझने का कंटेंट क्या है, समझने का कंटेंट इतना ही है कि यार ये संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है। काम कुल इतना ही है, बस ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आज हमारी मुसीबत क्या रहती है, हर बात पे समस्या ये है कि ठीक कौन है, सारा झगड़ा किस बात का है, सास ठीक है कि बहू ठीक है। हर जगह में लड़ाई एक ही बात की है कि चलेगी किसकी, तो सास की चलेगी कि बहू की चलेगी। और बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो बाप की चलेगी कि बेटे की चलेगी, और बॉस की चलेगी कि सबऑर्डिनेट की चलेगी, और अमेरिका की चलेगी कि चाइना की चलेगी कि इंडिया की चलेगी। तो झगड़ा किस बात का है, झगड़ा इस बात का है कि अस्तित्व का संकट है कि चलेगी किसकी और ठीक कौन है। मेरी बात ठीक है कि आपकी बात ठीक है, कौन तय करेगा। तो हमारे पास सही गलत का कोई यूनिवर्सल आधार नहीं है, एक ही घर में नहीं है, एक ही व्यक्ति के अंदर नहीं है। दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए, मेरे को अपनी बात कुछ समय ठीक लगती है, फिर कोई दूसरा तर्क आ जाता है तो मेरे को मेरी बात, खुद की बात गलत लगने लगती है। तो कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि मैं ठीक हूँ कि गलत हूँ, ये करूँ कि ये करूँ कि ना करूँ, उचित है कि नहीं है। तो मेरे खुद के भीतर एक लगातार संग्राम चल रहा है, लगातार एक स्ट्रगल चल रही है, क्या ठीक है क्या गलत है ना, किसकी गलती है, इसका फैसला कैसे होगा। तो जब तक हमारे पास आधार ही नहीं है फिर उसको तय कैसे करेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो सॉल्यूशन कैसे होता है, जैसे उसका एक बढ़िया सूत्र लिख देता हूँ ताकि समझना इसी के बाजू में लिखता हूँ, समझना होल टू पार्ट होता है, जीना पार्ट टू होल होता है। ये बहुत काम की बात है। क्या मतलब, मैं आपके हाथ में एक छोटा पार्ट रख देता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ क्या है, कौन बता पाएगा। मैं आपके हाथ में एक छोटा पार्ट रख देता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ क्या है, तो कौन बता पाएगा। जिसको उस पूरी मशीन के बारे में पता है, जिसका वो पार्ट है। मान लो मैंने घड़ी का एक पार्ट निकाल के रखा, तो इसका मतलब फिर मैं एक पार्ट बता सकता हूं कि सारे पार्ट बता सकता हूं। कोई भी निकालो, मेरे को पता है घड़ी का है। तो कौन बता पा रहा है, जिसको होल समझ में आया, जिसको पूरी घड़ी समझ में आई, जिसको पूरा टीवी समझ में आया, जिसको पूरा कंप्यूटर समझ में आया, उसका कोई भी पार्ट निकाल दो तो मेरे को पता है ये क्या पार्ट है। और पार्ट क्या होता है, पार्ट मतलब क्या होता है, जो उसकी भूमिका है, जो उसकी भूमिका है। हम कोई चीज़ को कैसे पहचानते हैं, ये क्या है, पेन। पेन मतलब क्या, इसकी भूमिका का नाम पेन है। किसी चीज की भूमिका, कैमरा, कैमरा से मतलब क्या, उसकी जो भूमिका है उसका नाम हमने कैमरा रखा है ना। भोजन, खाना,
पानी, जो प्यास बुझाता है उसका नाम पानी है, जो भूख मिटाता है उसका नाम भोजन है। तो किसी इकाई की भूमिका का नाम पार्ट है, भूमिका का नाम ही उसका पार्ट है, या उस पार्ट को उसकी भूमिका के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो गई? साथ साथ चलते जाना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी इकाई को उसकी भूमिका से जाना जाता है। कहाँ भूमिका? क्या चीज में भूमिका? जिस मशीन का वो पार्ट है। मैं ट्रैक्टर का एक पार्ट निकाल के आपके सामने खड़ा कर देता हूँ, पूछता हूँ क्या चीज़ है, वो बोलते हो गियर बक्सा है। गियर बक्सा मतलब वो ट्रैक्टर में क्या करता है उसका नाम गियर बक्सा है। मैं कह पा रहा हूँ? बात पहुँच? अब मैं पूछने वाला हूँ आपसे, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, अब मैंने आदमी को हैंगर पे लटका दिया, ये आदमी हैंगर पे लटका हुआ है, बताओ ये क्या चीज़ है? कौन बताएगा? आदमी हैंगर पे लटका हुआ है, तो कौन बताएगा ये क्या चीज़ है? कौन बताएगा? इस पार्ट के बारे में कौन बताएगा? अरे कहानी सुन रहे? किसी भी चीज के बारे में उसकी जो पूरी मशीन में भूमिका है वही उस पार्ट का नाम है। ये बात ध्यान में आ गया? ये बात ध्यान में आ गया? तो इसको क्या बोल रहे? पेन। तो पूरे सिस्टम में इसकी जो भूमिका है उसका नाम पेन है। ठीक, ये क्या है? माइक। तो पूरे सिस्टम में जो माइक है उसका नाम माइक है। तो मैंने आदमी को हैंगर पे लटकाया, बोलो ये क्या है? आदमी। देख रहे हो? कौन बताएगा कैसे बचाना आदमी? आदमी मतलब क्या है? लटका हुआ आदमी। ये देखो कितना पूरा ज्ञान दिया है। लटका हुआ आदमी, और लटका तो पहले ही हुआ है। ये बताओ ये चीज क्या है? हैंगर। समझ में आ गया है लॉजिक क्या होता है? लॉजिक यूज नहीं कर पाए? फिर से रिपीट करता हूं, देखो समझे बिना जिंदगी नहीं है, कुछ भी कर लो, है ना? हाँ बोलो, खड़े होके बोलोगे? ये पूरी सृष्टि में वो हाँ। आदमी की भूमिका क्या है, वही उसका नाम है। पार्ट। तो वो पार्ट समझ में आएगा ना। मैं इस पूरी सृष्टि का पार्ट हूं, ठीक है? तो मेरे को एक मानव के रूप में देखना मतलब 207 हड्डियों के रूप में देखना। तो मैं 207 हड्डियां नहीं हूं। मेरे पति के शरीर में 207 हड्डियां हैं, इससे उसका आचरण समझ में नहीं आया। सारी एनाटॉमी पढ़ के मानव का आचरण समझ में आया? नहीं आया। इसका मतलब है क्यों समझ में नहीं आया? आचरण क्या है? आचरण का मतलब है कि वो पंखा तो नहीं है ऊपर, मैं हाथ डालूं पंखे में चला जाए। तो पूरी मशीन में, पूरी बड़ी मशीन में, पूरी मशीन में ये पार्ट का रोल क्या है? बात ध्यान में आई? तब इस मशीन के बारे में पता, जब इस मानव के बारे में पता चलेगा कि इस मानव के एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है। पेन के एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? कैमरे के एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? ठीक है, शर्ट का एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? शर्ट की भूमिका। तो मानव के एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? मानव के बड़ी मशीन का पार्ट है। तो मानव इस पूरे एग्जिस्टेंस रूपी बड़ी मशीन का पार्ट है। मानव इस पूरे प्लेनेट, देखो अभी तो हमारा ऐसा है, अभी तो हम महाराष्ट्र में रहते हैं, तो हम बोलते हैं कि हम महाराष्ट्र में हैं, ऊपर से यवतमाल में है। तो आप महाराष्ट्र के बाहर, इंडिया के बाहर चले जाओगे तब आप बोलते हो मैं इंडिया का हूं, उसके पहले आप महाराष्ट्र के होते हो। ओनरशिप का कैसे आ रही है उसको देखो। तो कभी गलती से चांद पे जाने का माहौल बन गया अपना, तो चांद पे जाके कहूंगा मैं प्लेनेट अर्थ से हूं। तो आपके भीतर प्लेनेट अर्थ का भाव लाने के लिए आपको चांद भेजना पड़ेगा।
क्योंकि देखो, जो लोग देश के, भारत के बाहर जाके रहते हैं ना, उसमें से एक बड़ा भाग वो भी है जो भारत की माटी, अपने गांव की माटी अपने पूजने की जगह में रखता है और रोज उस माटी को हाथ में लेके 2 आंसू भी टपकाता है, मेरे देश की माटी। ये यहां रह के समझ में नहीं आती, ये बाहर जाके समझ में आ रही। तो आपको भी, आप ये फील कराने के लिए कि भैया ये धरती आपकी है, तो आपको चांद पे ले जाना पड़ेगा, तब जाके आपको फीलिंग आएगा, अच्छा है मैं प्लेनेट अर्थ से आया हूं। फिर कोई भी वहां दूसरा आएगा चांद पे, अच्छा आप भी अपने एक ही देश के। अब या तो इतना बड़ा इसके लिए मेहनत किया जाए, या समझ के आ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। समझ के आ जाए तो ज़्यादा सस्ता काम है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो मैं कौन हूं एक मानव के रूप में? एक मानव के रूप में मैं कौन हूं? पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, पार्ट ऑफ दिस प्लेनेट। तो यदि मेरे को ये प्लेनेट, ये एग्जिस्टेंस, ये दुनिया की ठीक ठीक समझ नहीं बनती है, इस पार्ट का क्या रोल है मेरे को इसकी कभी समझ नहीं बनती है, और मेरे को अपने मानव होने का कभी पता नहीं चलता। बात पहुंची? तो डॉक्टर होने से मेरे को मेरे मानव होने का पता चला? नहीं चला। इंजीनियर होने से पता चला? नहीं चला। नेता होने से पता चला? नहीं चला। 10,000 करोड़ कमाने से पता चला? नहीं चला। ना हिंदू धर्म में पैदा होने से चला, कोई धर्म में पैदा होने से भी अपने होने का पता नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस समाज एज ए होल को देखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि संसार क्या है, मैं क्या हूं, ये समझ में आ जाए। तो ये समझने के लिए जो अभी तक हमने प्रयास किया, उसके रूप में हमने 2 प्रयास किया। जब बात चली रही है तो इसको भी और कर लें। 2 प्रयास किया। तो मानव दुनिया में कहीं है तो वो सुख चाहता है और उसकी निरंतरता चाहता है, इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। मानव दुनिया में कहीं भी है तो वो सुखी होना चाहता है। जब मैं सुख बोल रहा हूँ तो सुख, शांति, संतोष, आनंद सब उसमें शामिल है। तो मानव कहीं भी है तो सुखी होना चाहता है, सुख की निरंतरता चाहता है। और सुखी होने के लिए 2 तरह के प्रयास इस दुनिया में अभी तक हुए। एक तरह का प्रयास है, वो कहता है कि सारा सुख ईश्वर प्राप्ति में है। ईश्वर प्राप्ति, अल्लाह प्राप्ति, सारा सुख उधर है। एक दूसरा कंसेप्ट कहता है कि सारा सुख शरीर में है। तो शरीर के भोगने को हमने मेटेरियलिज्म कहा, भौतिकवाद कहा, इसको हमने आदर्शवाद कहा। अब शरीर में सारा सुख है, तो शरीर से सुख भोगना है तो उसके लिए सुविधा की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा सुख भोगना है, उसके लिए संग्रह की आवश्यकता है। संग्रह से सुख भोगना है तो अधिकतम में जीने का मॉडल निकला। तो एक मॉडल हमारे पास है कि अधिकतम का मॉडल है, जितना ज़्यादा हो जाए उतना मज़े कर सकते हैं, उतना ऐश कर सकते हैं। इसमें व्यवस्था कहाँ गई? फाइनली इसमें ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग है ना, दोनों रिजल्ट इसमें आए। ये एक तरह की यात्रा हमने की है, आगे भी अभी जारी है। एक दूसरी यात्रा हमने की, जब हम कह रहे हैं ईश्वर में सारा सुख है, तो ईश्वर की भक्ति, उसके लिए संसार से विरक्ति, उसके लिए न्यूनतम में जीना। तो एक दूसरा मॉडल हमारे पास है जो कहता है कि न्यूनतम में जियो। अब ये न्यूनतम में जीना है, और इसने कम से कम प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसने प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया, है ना, प्रकृति का पोषण ही किया। और दूसरी तरफ देखते हैं तो इस संसार को कभी माया माना, कभी कुछ, है ना, तो सारा ध्यान आत्मा और ईश्वर की तरफ चला गया। न्यूनतम कितना होता है एक परिवार के लिए? तो एक व्यक्ति पेड़ पे बैठ के साधना कर सकता है, ये संभव है, लोगों ने की है। लेकिन मैं अपनी फैमिली लेके पेड़ पे 20 साल नहीं बैठ सकता। फैमिली है तो बच्चे हैं, बच्चे हैं तो स्कूलिंग है, स्कूलिंग है तो हेल्थ है, और फैमिली है तो इन लॉज हैं, और
और उनकी शादियां हैं, आना जाना है, लेन देन है, पूरी दुनिया चालू हो जाती है। शादी करते ही नेटवर्क ऑन हो जाता है। शादी के पहले मैं फ्री पार्टिकल होता हूँ, शादी होते ही इतने सारे कनेक्शन अपने आप बैठ जाते हैं। अब न्यूनतम का मॉडल एक परिवार के लिए क्या होगा? न्यूनतम का मॉडल परिवार के लिए क्या होगा? क्या न्यूनतम का मॉडल परिवार के लिए प्रैक्टिसेबल है? न्यूनतम का मॉडल परिवार के लिए प्रैक्टिसेबल नहीं है। यही कारण है भारतीय समाज में महिलाओं को धर्म अध्यात्म के नाम से एक डर हमेशा बना रहता है, क्योंकि पति जब भी ये पूछेगा कि मैं कौन हूँ, उसके बाद घर छोड़ के भाग जाएगा। और सारी जिम्मेदारी किस पे आएगी? सारी इनसिक्योरिटी, सारी जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर आएगी। इसलिए भारतीय पूरा समाज यदि इस लंबी यात्रा को देखें तो यदि भारतीय पूरी यात्रा को देखते हैं तो सन्यास को 75 के बाद कहा है ना भाई, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, उसके बाद सन्यास, उसका नंबर पड़ा 75 के बाद। और बुद्ध और महावीर इन्होंने और शंकराचार्य ने, इन्होंने सबने सन्यास को ला दिया यंग एज में, ये जवानी में सन्यास को लाए। उससे एक बड़ी घटना घटी, धीरे धीरे 200-300-400 साल में स्वीकार होते होते समाज का बड़ा वर्ग, प्रतिभाशाली वर्ग, जवान वर्ग सन्यास की ओर गया। और यही कारण था कि देश पे आक्रमण हुआ और हमारी कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि सारा प्रतिभाशाली वर्ग तो बाहर चला गया। यहाँ हम जाके पिटे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने परिवार को नकारा, संसार को नकारा। तो संसार और परिवार को नकार देने के बाद उसको संभालने वाला कौन था? तो वो एक दौर चला, उसको भी हमने देखा। तो इसका मतलब है कि परिवार समाज के, न्यूनतम समाज के, परिवार के जीने का मॉडल नहीं है, और अधिकतम के लिए इस दुनिया में साधन नहीं है। सारी दुनिया की रजिस्ट्री मेरे नाम हो जाए, और क्या यही तो है सारी बिजनेस का, ये मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, है ना। सारी बिजनेस की पॉलिसी एक ही है, मोनोपोली। हर बिजनेस का पॉलिसी एक ही है, मोनोपोली। तो जब तक मोनोपोली नहीं होगा तब तक सारा प्रॉफिट मेरे पास नहीं आ सकता है। इसलिए तमाम बड़ी कंपनी आती है और वो इस तरह से बिजनेस करती है, इतना कम। भाई पहले आपके मोबाइल की कितनी कंपनियां होती थी जब शुरू शुरू में आई? तो किसी भी राज्य में 10-12 कंपनियां दिखती थी। अब कितनी कंपनियां दिख रही हैं? तो 4, उनका भी आपस में, है ना, आपस में टाई अप हो गया। तो इसका मतलब है कि पहले बहुत सारे प्लेयर उतरेंगे, फिर उसके बाद कुछ प्लेयर ऐसे बड़े उतरेंगे जो सबको निपटा देंगे। तो पॉलिसी तो वही है, पूरी धरती की रजिस्ट्री हमारे नाम हो जाए। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकतम की पॉलिसी है तो अधिकतम भी प्रैक्टिसेबल नहीं है। तो आज तक इस प्लेनेट पे मानव के पास परिवार के जीने का स्वरूप नहीं है। ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात सुनने में लगती है। हम परिवार के रूप में हजारों साल से जी रहे हैं, पर एक परिवार में अपनी आवश्यकताओं को तय करने का एक परिवार के तृप्तिपूर्वक जीने का स्वरूप तो क्यों हुआ? क्योंकि बेसिकली मानव मिसिंग है। मानव का अध्ययन नहीं हुआ तो परिवार की समझ नहीं बनी, तो समाज की समझ नहीं बनी, तो व्यवस्था की समझ नहीं बनी, है ना। तो आज भी हम, फिर उसके साथ व्यापार भी है ही है, वहाँ भी हम जूझ ही रहे हैं। ये पूरी लाइन में हम जूझ रहे हैं। ये क्लैरिटी बनी? इस पूरे वर्कशॉप में हम बीच वाली लाइन पे बात करने वाले हैं, और उसमें ये दोनों भी साथ में पूरे होने वाले। तो मेरे को लगता है कि इस बोर्ड पे काफ़ी कुछ माल आ गया है। तो कहाँ हम चले, कहाँ गैप रहा, कैसे उसको भरेंगे, है ना, उस सारी बात को हमने करने की कोशिश की है। तो ब्रेक के बाद अब आपको ये ध्यान में आ गया कि हम 7 दिन में क्या करने वाले हैं, कहाँ पहुँचने वाले हैं। मेरा आपको आश्वासन है, आपकी अभी तक की ज़िंदगी एक तरफ और ये 7 दिन एक तरफ, ठीक। लास्ट में आप ये बोल के उठेंगे कि जो 7 दिन में मिला है वो अभी तक की ज़िंदगी से ज़्यादा है, ठीक। ऐसा मैं हर शिविर में होते हुए देखता हूँ। हाँ, फिर आगे अपन कैसे चलेंगे, कितना उसको परसू करेंगे, वो आपकी बात है।
लेकिन इतना तो होने वाला है। तो एक सुंदर ज़िंदगी हमारे हाथ में आए, अपने बच्चों को आने वाले समय को हम एक बेहतर ज़िंदगी दे पाए ब्रेक के बाद। धन्यवाद। हाँ जी।